सर्वांना सादर नमस्कार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, क्रीडा भारती देवगिरी प्रांत आणि योग अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमानं आपण 5 दिवसांच्या योगधारा या कार्यशाळेचं जागतिक योग दिनाच्या निमित्तानं आयोजन केलेलं होतं. आज या कार्यक्रमाचा शेवटचा दिवस आहे. या कार्यक्रमाचा समारोप किशोरजी शितोळे सर आज करणार आहेत. किशोरजी शितोळे सरांचा परिचय औरंगाबादकरांना वेगळा करून द्यायची गरज नाहीये, कारण सामाजिक कार्यात कायम अग्रेसर असलेलं औरंगाबाद मधलं हे व्यक्तिमत्व आहे. किशोरजी शितोळे सर देवगिरी बँकेचे अध्यक्ष आहेत. त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ इथे व्यवस्थापन परिषदेवरती राज्यपाल नियुक्त सदस्य सुद्धा आहेत. योग अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनचे किशोरजी शितोळे सर अध्यक्ष आहेत आणि या सगळ्या शिबिराच्या आयोजनामध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. आजच्या या समारोपाच्या दिवशी या कार्यशाळेमागची भूमिका आणि कार्यशाळेचा समारोप किशोरजी शितोळे सर आता करतील. किशोरजी शितोळे सर. नमस्कार. योगा अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन, क्रीडा भारती, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आयोजित योगधारा कार्यशाळेच्या या समारोप सत्राच्या मंडळी 11 जून ते 15 जून पर्यंत दररोज नवीन विषयावर शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सर्व आयोजकांनी या कार्यशाळेचं आयोजन केलेलं होतं. दररोजचं धकाधकीचं जीवन, आपली धावपळीची जीवनशैली, त्यात आलेलं कोरोनाचं संकट आणि याच्यावर मार्ग कसा काढायचा, कोरोनाच्या सोबत जगायचंय असं तर आपण बोलायला लागलोय, परंतु सोबत म्हणजे कसं, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा हे जसं त्याचं एक उत्तर आहे, तसं दुसरं उत्तर आहे की आपली इम्युनिटी, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवा, शारीरिक मानसिक आरोग्य सुदृढ करा. आणि हे करण्यासाठी आपल्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीने आपल्याला दिलेला वारसा योगशास्त्र याचे आपण विद्यार्थी झालो पाहिजे. या उद्देशाने आम्ही सर्व आयोजकांनी या कार्यशाळेचं 5 दिवस आयोजन केलेलं होतं. आम्हाला याची पूर्ण जाणीव आहे की दररोज नवीन विषय आणि नवीन प्रशिक्षण घेऊन योगशास्त्र शिकता येणार नाही, पण मंडळी निमित्ताने या वेगवेगळे विषय आपणास दाखवून या विषयाची तोंड ओळख, परिचय व्हावा आणि यातला एक विषय आपण घेऊन पुढील जीवनशैलीचा भाग बनवावा, या प्रामाणिक हेतूने आम्ही हे आयोजन केलेलं होतं. या पुढे जाऊन आम्ही एकच विषय, मग तो प्राणायाम असेल, सूर्यनमस्कार असेल, योगासन असतील, असा एक विषय घेऊन, एक प्रशिक्षण घेऊन एक मोठी कार्यशाळा, जास्त कालावधीसाठी चालणारी कार्यशाळा अशी आपण आयोजन करणार आहोत. त्यामुळे अनेक चांगल्या सूचना या कार्यशाळेमध्ये आम्हाला आपल्याकडून आलेल्या आहेत. आपण सर्वांनी महाराष्ट्रभर आणि गुजरात, तामिळनाडू, कर्नाटक अशा ठिकाणाहून, अनेक ठिकाणाहून आम्हाला खूप चांगला प्रतिसाद आणि दर्शक या कार्यशाळेला लाभलेले आहेत. क्रीडा भारती आणि योगा स्पोर्ट्स असोसिएशन ही सूर्यनमस्कार, योगा याचे प्रशिक्षण वर्ग, प्रचार प्रसार हे सगळं करण्यासाठी अविरत आम्ही सगळे कार्यरत असतो. वेगवेगळ्या स्पर्धा घेत असतो. वेगवेगळ्या क्रीडा प्रकारानुसार कोणती योगासनं केली पाहिजे याचं प्रशिक्षण देत असतो. हेच आम्ही घेऊन कायम आपल्या संपर्कात राहू. आपण अनेकांनी ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्यानुसार लवकरच आम्ही एक मोठी कार्यशाळा किंवा याचं प्रशिक्षण घेऊन आपल्या समोर येणार आहोत आणि भविष्यामध्येही आपल्यासोबत जोडलेले राहणार आहोत. आज आपण जर बघितलं तर 3-3.5 हजार दर्शक गेली 5 दिवस या कार्यशाळेला लाभलेले. माननीय कुलगुरू डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, आणि काल आपण पाहिलं की माजी क्रिकेटपटू आणि कॅबिनेट मिनिस्टर चेतनजी चव्हाण यांनी या कार्यशाळेसाठी विशेष वेळ आपल्याला दिलेला होता. आज हे समारोपाचं सत्र आहे आणि या सत्राला आशीर्वाद देण्यासाठी
दोन महानुभाव इथे उपस्थित आहेत. मी आज इथे उपस्थित असलेले माननीय मधुकर दाजी जाधव, मधुकर श्रीरंग जाधव उर्फ दाजी जाधव या नावाने सर्व परिचित आहेत. ह्या दाजी जाधव हे देवगिरी प्रांताचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माननीय संघचालक आहेत. संत साहित्याचा गाढा अभ्यास त्यांचा आहे. अभंग मधू हा काव्य संग्रह त्यांचा खूप लोकप्रिय आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विविध जबाबदार समाज कार्यामध्ये कार्यरत असलेले दाजी जाधव यांना मी विनंती करतो त्यांनी या कार्यशाळेला आशीर्वाद द्यावा. नमस्कार सगळ्या योग साधकांना आणि त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. अशा तऱ्हेचं एवढ्या मोठ्या संख्येचं आयोजन आपल्या शहरामध्ये रामदेव बाबांच्या नंतर पहिल्यांदाच होत आहे. त्यामुळं ह्या सगळ्या क्रीडा भारतीसह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातल्या सगळ्या आयोजकांचं अभिनंदन, कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे. योग कर्मसु कौशलम, योग चित्त निरोधका, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ठाऊक आहे. आपण एवढे साधक असल्यामुळे या गोष्टीत काही नवीन आपल्याला नाही. एक गोष्ट फक्त मला सांगावीशी वाटते की या सगळ्या विषयाचा असा एक समस्या असते की याचं जर पुढं साधना आपण सातत्य त्याचं राखलं नाही तर मग त्यातली शक्ती समाप्त होत असते. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांना एकच विनंती या निमित्ताने आहे की ह्याची साधना पुढं जीवनभर अशी करत राहावी. अत्यंत श्रद्धेने योगावर आपण विश्वास ठेवून जीवन यापन करावं. अर्थातच आणि त्याचा एक परिणाम म्हणून आपल्या सगळ्यांना निरामय आयुष्य लाभू शकतो किंवा लाभत असतं. हा आपला सनातन पुरातन अनुभव आहे. आणि म्हणून या सगळ्यांना पुन्हा एकदा हार्दिक शुभेच्छा, आयोजकांचं अभिनंदन करून मी थांबतो. धन्यवाद. दाजी धन्यवाद. आपल्या सूचनेनुसार अविरत आम्ही या प्रयत्नात राहू की ही कार्यशाळा आणि हा विषय घेऊन समाज जीवनाची कशी सेवा करता येईल यासाठी कायम प्रयत्न करत राहू. धन्यवाद. यानंतर या कार्यशाळेला आशीर्वाद देण्यासाठी उपस्थित आहेत औरंगाबादातील मोठं नाव मानसिंगजी पवार, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज माजी अध्यक्ष राहिलेले, शिक्षण, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्रातलं एक मोठं नाव आहे. या तिन्ही विषयातल्या समस्या सोडवण्यासाठी, विकासासाठी मानसिंग बापू अविरत कार्यरत असतात. आपण पाहिलं असेल की कोरोनाच्या ह्या 4 महिन्यांमध्ये अनेकांवर 2 वेळेला जेवणाची पण संकट निर्माण झालेलं होतं. आणि अशा हजारो भुकेल्यांना 2 वेळ पोटभर जेवण मिळावं यासाठी मानसिंग बापूंनी पुढाकार घेऊन एक कम्युनिटी किचन औरंगाबाद मध्ये चालवलं आणि दानशूर व्यक्तींना सोबत घेऊन एक मोठी टीम उभी केली आणि हजारो लोकांना दररोज 2 वेळ भोजनाची व्यवस्था करण्याचं ईश्वरी कार्य मानसिंग बापूंनी या मागील 3-4 महिन्यांमध्ये केलेलं आहे. मानसिंग बापू, आपणास विनंती आहे या कार्यशाळेला कृपया आशीर्वाद द्या. सर्वांना नमस्कार. योग या विषयावरील मी काही तज्ञ नाही आहे आणि भाषण करण्याची काही ही वेळही नाही आहे. माझा एकच अनुभव सांगतो. गेले 2.5-3 महिन्याचा जो लॉकडाऊन पिरियड होता, या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य मेंटेन करणं हे अत्यंत जिकरीचं काम होतं. आणि म्हणून ह्या पूर्ण लॉकडाऊन पिरियड मध्ये रोज 1 तास मी स्वतः सूर्यनमस्कार आणि प्राणायाम हे 1 तास रोज करत होतो. आणि त्यामुळे ह्या लॉकडाऊनच्या माध्यमातून निर्माण होणारे जे काही इश्यूज होते, जे काही प्रॉब्लेम्स होते, मानसिक आजारापासून मी दूर राहिलो. व्यवसायाचा सगळ्यांनाच व्यवसायामध्ये प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत, अडचणी आलेल्या आहेत. परंतु त्या अडचणींना तोंड देण्यासाठी, त्याच्यावर मात करण्यासाठी मला प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार याचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग झाला. आणि 1 जून पासून ज्यावेळेस लॉकडाऊन अशांतः शिथिल झालं, मी माझ्या कार्यालयात रेग्युलरली जायला लागलो. आणि माझी जी मानसिक अवस्था व्यवस्थित राहिली
मी माझं मेंटल बॅलन्स हरवू शकलो नाही. याचं सगळ्यात महत्वाचं कारण म्हणजे मी प्राणायाम आणि सूर्यनमस्कार हे नित्य नियमानं गेल्या 2.5-3 महिन्यापासून करत आहे. तर किशोर शितोळे आणि त्यांच्या सहकार्यांनी हा जो काही उपक्रम सुरू केलेला आहे हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. इथून शिकून आपण सर्वांनी घरी याच्या बाबतीमध्ये रोज 1 ते 1.5 तास याच्यासाठी द्यावा, एवढीच मी आपणा सर्वांना विनंती करेल. आणि मी इथेच थांबतो, कारण भाषण करायला भरपूर आपल्याला प्लॅटफॉर्म्स उपलब्ध असतात, परंतु आज सर्वजण आपण योग शिकायला आलेलो आहोत. तर मला असं वाटतं की आपण आरती पाल मॅडम कडनं आपण योग शिकूया. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बापू, खूप खूप आभार. धन्यवाद. आपण आपला अमूल्य वेळ दाजी आणि आपण आम्हाला दिला. आपले आशीर्वाद आणि आपली प्रेरणा कायम आम्हाला पुढे नेण्यासाठी कार्य धडपडत असतो आम्ही. धन्यवाद. मंडळी, 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. 21 जून हा आपण सगळेजण जाणता की वर्षातला सगळ्यात मोठा दिवस असतो आणि योग हा माणसाला मोठं आयुष्य, दीर्घ आयुष्य प्रदान करतो. याच गोष्टीचा उल्लेख आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी 27 सप्टेंबर 2014 ला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका सभेमध्ये केला. आणि मला या क्षणी त्या 4 ओळी त्यांच्या इथे वाचून देणं प्रस्तुत वाटतं. मी थोडा वेळ घेतो. नरेंद्रभाई मोदींनी त्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सभेमध्ये ज्या 4 ओळी हा विषय घेऊन मांडला, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है. योग यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है. मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है. यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है. हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है. तो आए एक अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं. दोस्तों, हमारे सबके लिए ये गौरव की बात है कि उस सभा में 177 देशों ने इस विषय को समर्थन दिया और 21 जून 2015 से 21 जून ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस बोल के प्राचीन भारत की संस्कृति को सारे विश्व में लेकर मनाया जा रहा है. और आज 21 जून को जो भारत सरकार ने जो प्रोटोकॉल दिया है, जो विषय हमें दिया है कि योग कैसे करना है, उसी का सत्र आज हमारी बहन आरती पाल ये प्रशिक्षण लेने वाली है. आरती पाल जी का परिचय कराना एक बहुत बड़ा परिचय उनका हो सकता है. आरती पाल मूल इंदौर निवासी है, योग शास्त्र की अंतरराष्ट्रीय योग शिक्षिका, योग खिलाड़ी है. आरती जी की विशेषता है कि उन्हें 32 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से गौरवान्वित किया है. आरती सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में सहायक प्राध्यापिका के दायित्व में अत्यंत सक्षमता से संभाल रही है. और हमें गर्व है कि आरती बहन हमारी योगा एंड स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन की सचिव और क्रीड़ा भारती की देवगिरी प्रांत की योग प्रमुख है. आरती जी को मिस योगिनी ऑफ वर्ल्ड 2010, मिस योगिनी ऑफ इंडिया 2007, योगा प्रिंसेस 2008 और ढेर सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया हुआ है. आरती जी IIT कानपुर के छात्रों को भी पढ़ाती है. मुझे डर है कि आप आज आरती जी का योग की निपुणता जब देखेंगे तो कहीं आप योग करना ना भूल जाए. लेकिन मुझे विश्वास है कि आरती जी योग से आपको प्रेरणा देगी और हम सब आरती जी को देख के, आज का ये योग प्रशिक्षण देख के 21 जून के सारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सब मिलके अपनी अपनी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके
ये इस योग दिवस को मनाएंगे, लेकिन केवल योग दिवस ना करके योग हमारी दिनचर्या का, हमारी जीवन शैली का एक भाग हम बनाएंगे। मैं बहुत आज का समय हो चुका है, मैं आरती जी को विनती करता हूं, आरती जी आप आज का सत्र को प्रारंभ करें। थैंक यू वेरी मच सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आदरणीय सर ने आप सबके बीच आज का टॉपिक, आज का विषय रखा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल। और अगर आप सबने हमारा बैनर देखा हो तो उसमें एक और टॉपिक उसके साथ जुड़ा था, संपूर्ण आरोग्य करिता योगासन व प्राणायाम। तो जब हम बात करते हैं संपूर्ण आरोग्य या स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य की, तो ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह जाता। जब हम बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य की, तो शरीर के साथ साथ, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सारी श्रेणियां उसमें आ जाती हैं। लेकिन अगर इन सारे स्वास्थ्य को मेंटेन करने की या उनको समृद्ध करने की बात की जाए, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं शरीर से होती है। हम सभी ने अपने स्कूल टाइम में, बल्कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक स्वस्थ दिमाग एक स्वस्थ शरीर में निवास करता है। इसका अर्थ है कि सारे स्वास्थ्य की कड़ी या सारे स्वास्थ्य का मूल जो है वो आपका शरीर है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपने मन के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक दिशा में प्रगति का कार्य कर सकते हैं, आप बौद्धिक रूप से समृद्ध बन सकते हैं, आप साथ ही साथ आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन पहली शर्त है आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता होती है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल निश्चित किया गया है, उसमें देश के बड़े बड़े योग संस्थान और देश के बड़े बड़े हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने साथ में बैठ करके इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल निश्चित किया है। इस प्रोटोकॉल का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है कि आपके शरीर पर भी उसका अनुचित लाभ हो, आपके शरीर पर भी उसका उचित लाभ हो, साथ ही साथ आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में कार्य कर सकें। प्राणायाम के माध्यम से, आप ध्यान के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से अपने भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दिशा में भी अग्रसर हो सके। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल निश्चित किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में विभिन्न आसनों, प्राणायाम, साथ ही साथ ध्यान और योग निद्रा का समावेश है। तो आइए आज मैं आपका ज्यादा समय शब्दों में न गवाते हुए हम मूल रूप से प्रैक्टिकल विषय पर, प्रायोगिक विषय पर ध्यान देंगे। पर इससे पहले कि हम अपना प्रायोगिक विषय, अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, कुछ सावधानियां आपको ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि योग दिवस का जो प्रोटोकॉल निश्चित किया गया है, उसमें बहुत इजी आसन, बहुत ही सिंपल प्राणायाम, इन सब का समावेश है, परंतु फिर भी कोई भी शारीरिक क्रिया करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहली चीज, आप योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो आप तेज गति से योगाभ्यास ना करें। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस के साथ, जिस गति से मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, उसी गति के साथ आपको अभ्यास करना है। दूसरी बात, जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, रिसेंटली अभी जिनका कोई मेजर ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे लोग आज बैठ करके इस सत्र को देखेंगे और केवल प्राणायाम और शवासन करेंगे। जिन महिलाओं की रिसेंटली डिलीवरी हुई हो और जिन महिलाओं या बालिकाओं के पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन चालू है, ऐसी महिलाओं और बालिकाओं को अभी योगाभ्यास नहीं करना है। इसके साथ ही साथ कुछ और सावधानियां जो होती हैं, उनके बारे में मैं आपको पर्टिकुलर, जब हम उस आसन या प्राणायाम या शुद्धि क्रिया को करेंगे
तो उनसे संबंधित मैं सावधानियां आपको बताती जाऊँ। तो आइए आज का सत्र प्रारंभ करेंगे हम प्रार्थना से। प्रार्थना के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुखद स्थिति में बैठ जाएं। प्रार्थना जनरली किसी भी ध्यानात्मक आसन में की जाती है और ध्यानात्मक आसन वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ऐसे बहुत सारे ध्यानात्मक आसन हैं। पर आज हम जिस नॉर्मल आसन में इसका अभ्यास करेंगे वो है सुखासन। तो सुखासन जिसको आप मराठी में कह सकते हैं मानी घालून बसनी, तो आराम से लेग्स क्रॉस करके आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाइए। आप देख सकते हैं मेरे पैरों की स्थिति, मैं नॉर्मल बहुत इजी आसन सुखासन में बैठी हुई हूँ और दोनों हाथों को आपको ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा इस तरह से देखिए, आप आपका अंगूठा और पहली उंगली जिसको तर्जनी कहते हैं, तो अंगूठा और तर्जनी उंगली को आपको मिलाना है और बाकी की 3 उंगलियां आपकी रिलैक्स रहेंगी। इस तरह से आपको हाथ को घुटनों के ऊपर रख लेना है, दोनों हाथों को। मेरे एक हाथ में माइक है इसलिए मैंने एक हाथ रखा है, आप दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए और धीरे से दोनों आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान रखिए आपकी कमर, आपका मेरुदंड, आपकी बैकबोन सीधी हो, कमर सीधी, गर्दन सीधी और सारा ध्यान श्वासों पर केंद्रित कीजिए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। Long and deep inhalation and long deep exhalation. इनहेल करते हुए धीरे धीरे चेस्ट का एक्सपांशन होने दीजिए। हमने प्राणायाम के सत्र में सुशांत जी से सीखा था चेस्ट का एक्सपांशन। धीरे धीरे पूरा चेस्ट एक्सपांड श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को शिथिल करेंगे, छाती को शिथिल करेंगे, एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मैक्सिमम श्वास बाहर जाने देंगे। और अब 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हुए सत्र प्रारंभ करना है। लंबा श्वास भरिए एंड स्टार्ट। अगेन लंबा गहरा श्वास, स्टार्ट। अगेन लंबा गहरा श्वास, स्टार्ट। और प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने वक्ष स्थल के बीचों बीच दोनों हाथों को आपस में जोड़ लीजिए। Join your hands in front of your chest and your eyes must be closed. आपकी आंखें बंद रहना चाहिए और अब मेरे पीछे आप प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनः
तुमसी जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, प्रेम से मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति सभी कर्तव्यों का पालन करें। ऐसी प्रार्थना मन में करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। रब योर हैंड्स। दोनों हाथों को आपस में रगड़ने के बाद धीरे से दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर ले जाइए। आंखों को हथेलियों के अंदर खोलिए, बंद कीजिए। इसके बाद चेहरे की मालिश करते हुए धीरे से हाथ नीचे ले आइए। दोनों हाथ नीचे रखेंगे और अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास के लिए धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। आसनों का अभ्यास करने से पहले कुछ सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं जनरली वार्म अप के नाम से जानी जाती हैं, वार्म अप मूवमेंट्स, या फिर इन्हें यौगिक भाषा में सूक्ष्म व्यायाम भी कहा जाता है। इन सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम अपने शरीर को हलचल देते हैं, शरीर को आसनों के अभ्यास के लिए तैयार करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपके दोनों पैरों में जितना आपके कंधों में फासला है, डिस्टेंस है, आपके कंधे जितना अंतर, डिस्टेंस आपके दोनों पैरों में होना चाहिए। और दोनों हाथों को आप अपनी बैक पर रख लीजिए इस तरह से। और अब धीरे धीरे सबसे पहले हमें करना है गर्दन का मूवमेंट। श्वास भरिए सभी और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर झुकाइए। जिनकी गर्दन में दर्द हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, वो आगे ना झुकाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, अगेन श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, एंड कम बैक। आप वॉल्यूम बंद कीजिए अपनी लाइट और धीरे से आप फिर से श्वास भरिए और गर्दन को धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे की तरफ झुकाइए। धीरे से श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की ओर गर्दन झुकाइए। अगेन श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर जाइए। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की ओर जाइए। कंधे को उठाना नहीं है, गर्दन आसानी से जितनी स्ट्रेच हो सकती है उतना स्ट्रेच कीजिए। धीरे से कम बैक और अब गर्दन को आपको ट्विस्ट करना है। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे राइट कंधे की ओर ट्विस्ट कीजिए। कंधे अपनी जगह पर स्थिर रहना चाहिए, केवल गर्दन का मूवमेंट होना चाहिए। श्वास भरते हुए बीच में आइए और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर जाइए। लेफ्ट कंधे की तरफ गर्दन को ट्विस्ट कीजिए। अगेन राइट साइड, धीरे धीरे राइट की ओर ले जाइए। गर्दन को मैक्सिमम ट्विस्ट कीजिए राइट की तरफ।
धीरे धीरे लेफ्ट की ओर आइए, ट्विस्ट योर नेक मैक्सिमम इन लेफ्ट साइड। एक बार फिर से गर्दन ले जाइए राइट की ओर। अगेन धीरे धीरे गर्दन ले जाइए लेफ्ट की ओर। धीरे से कम बैक। और अभी गर्दन को आपको चारों ओर घुमाना है। अगेन ध्यान रखिए, जिनको गर्दन ऊपर करने में चक्कर आते हैं या फिर जिनको गर्दन में कुछ दर्द है या जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, वे गर्दन को चारों ओर घुमाने का अभ्यास नहीं करेंगे। बाकी सभी शुरू करेंगे। गर्दन को आगे झुकाइए और धीरे धीरे राइट कंधे की ओर से लेते हुए श्वास भरते हुए पीछे जाइए और पीछे से आगे की ओर आते हुए श्वास छोड़ते हुए आइए। पूरे आपके राउंड में, हाफ राउंड में आपको पीछे जाते समय सांस भरना है और पीछे से आगे आते हुए आपको श्वास छोड़ना है। 3 राउंड राइट से लेफ्ट की ओर कीजिए। इसके बाद 3 राउंड लेफ्ट टू राइट कीजिए। पीछे जाते समय श्वास भरिए और आगे आते समय श्वास छोड़िए। धीरे से गर्दन रिलैक्स। ये था ग्रीवा संचालन का अभ्यास और अगला अभ्यास है स्कंध संचालन। स्कंध अर्थात आपके शोल्डर्स, आपके कंधे। स्कंध संचालन की 2 क्रियाएं हमें करना है। पहली क्रिया में आपको ध्यान रखिए पैरों के बीच गैप रहेगा आपके कंधों जितना। इसके बाद आपको दोनों हाथों को साइड से ऊपर गर्दन की तरफ उठाना है। जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तो आपके हाथ आपस में जोड़ना नहीं है। हाथ कानों तक जाएंगे, कान से टच रहेंगे, पर हाथ आपस में जॉइन नहीं होंगे। और जब आप हाथ नीचे लाएंगे तो आपके हाथ थाई को टच नहीं होना चाहिए, आपकी मांडी को, आपकी जंघाओं को टच नहीं करना चाहिए। एक बार देख लीजिए। आइए सभी लोग शुरू करेंगे। ध्यान रखिए जब आप हाथ ऊपर ले जाएंगे तो श्वास भरिए और हाथ नीचे लाते समय श्वास छोड़िए। लेट्स स्टार्ट। 1, दोनों हाथ ऊपर। 2, 3, 4, श्वास प्रश्वास ध्यान रखिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax your hands, relax your shoulders. और अगला अभ्यास है स्कंध चक्र, जिसमें आपको शोल्डर रोटेशन करना है, कंधों को घुमाना है। दोनों हाथों को कंधों की सीध में लाइए मेरी तरह। और अब दोनों हाथों को फोल्ड करके हाथ के पंजों को शोल्डर पर रखिए इस तरह से। और अब नीचे से दोनों एल्बो को ज्वाइन कीजिए और पूरा जितना बड़ा राउंड आप बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाने का प्रयास कीजिए। शोल्डर रोटेशन। 1, 2, 3, 4, 5. And now take reverse. उल्टा घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। ये था आपके कंधों का अभ्यास। अगला अभ्यास है कटी चालन। कटी अर्थात आपकी कमर, आपकी वेस्ट। अब आपको अपनी कमर को मूव करना है, कमर को गतिशील करने के लिए। तो कमर का मूवमेंट करने के लिए अगेन आपके पैरों में सेम डिस्टेंस रहेगा। और अब आपको दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे की सीध में इस तरह से उठाना है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड में कमर को ट्विस्ट करना है इस तरह से।
देन धीरे धीरे आपको राइट में करना है। जब आप लेफ्ट की ओर जाएंगे तो आपका राइट हैंड शोल्डर पर आ जाएगा, और जब आप राइट की तरफ जाएंगे तो राइट हैंड सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड शोल्डर पर आएगा, और कमर को आप मैक्सिमम ट्विस्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथ सामने रखिए, स्टार्ट कीजिए, लेफ्ट की ओर जाइए, मैक्सिमम ट्विस्ट, धीरे धीरे राइट की ओर ले जाइए, मैक्सिमम ट्विस्ट, अगेन लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए पूरा ट्विस्ट कीजिए, अगेन राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में, भरते हुए फिर से राइट साइड में। एक एक बार फिर से दोनों ओर कीजिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे ले आइए। ये था कटी चालन का अभ्यास, जिसमें आपको ने कटी को, कमर को ट्विस्ट किया। और अब अगला अभ्यास है आपके घुटनों के लिए, जिसमें आपको दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को सामने लेना है। लीजिए दोनों हाथों को सामने, और अब आपको घुटनों से मोड़कर, जिस तरह से हम कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह से, इसको उत्कट आसन भी कह सकते हैं, जिस तरह से कुर्सी पे बैठते हैं उस तरह नीचे जाइए बैठने के लिए। आपको हिप जमीन पे टच नहीं करना है, आपके घुटने मुड़े रहेंगे। स्ट्रेट हो जाइए, अगेन श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए, श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, एंड कम बैक। धीरे से दोनों हाथ रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। श्वास भरते समय अपना चेस्ट का पूरा मूवमेंट होने दीजिए, छाती का मैक्सिमम एक्सपांशन एंड रिलैक्सेशन। और अब आसनों की शुरुआत करेंगे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं दी गई हैं। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आसन। आसनों में सबसे पहला आसन है ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए आपको दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का डिफरेंस रखना है। इसके बाद दोनों हाथों को सामने की ओर उठाइए। दोनों हाथ सामने उठाने के बाद दोनों हाथों को आपस में लॉक करके टर्न कीजिए। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए। और अब धीरे से ऊपर की ओर श्वास भरते हुए फिर से खड़े हो। श्वास छोड़कर आप फिर से श्वास भरते हुए बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। रुके रहेंगे थोड़ी देर, स्ट्रेच कीजिए पूरा। कमर में आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। धीरे से पैर नीचे लाइए, दोनों हाथों को और फिर श्वास फिर से भरिए और फुल बॉडी स्ट्रेच कीजिए। इतना स्ट्रेच कीजिए कि आपको आपके पीछे से बैकबोन में पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए। धीरे से पैर नीचे लाइए और धीरे से दोनों हाथों को सामने लाइए, कंधे की सीधे सामने। हाथों का लॉक खोलिए और धीरे से हाथ नीचे ले आइए। यह है पहला आसन ताड़ासन, जो कि शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करने के लिए, शरीर का आलस दूर भगाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। ताड़ासन के बाद इस सीक्वेंस में दूसरा आसन है एक्चुअली पादहस्तासन, पर यहाँ पर दूसरा आसन में अपनी ओर से ऐड करने जा रही हूँ तिर्यक ताड़ासन। प्रोटोकॉल में तिर्यक ताड़ासन नहीं है, पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ।
आप भी उसको ऐड कर सकते हैं। दोनों हाथों को फिर से सामने की ओर लीजिए, हाथों को लॉक करके टर्न कीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए लॉक पोजीशन में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप राइट साइड की ओर झुकिए, हाथों का लॉक बना रहेगा। झुकते समय ध्यान रखिए दोनों पैरों पर बराबर वजन बना रहना चाहिए। धीरे धीरे बीच में आइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड की ओर जाइए। अगेन श्वास भरते हुए ऊपर आइए और श्वास छोड़ते हुए हाथों का लॉक खोल दीजिए और दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए। एक बार फिर से तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को फिर से लीजिए सामने, हाथों का लॉक बनाकर टर्न कीजिए। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए पूरा। श्वास छोड़ते हुए राइट की ओर झुकिए। श्वास भरते हुए बीच में आइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर जाइए। फिर से श्वास भरते हुए बीच में आइए और दोनों हाथों को सिर पर रखिए और इसके बाद धीरे से हाथ साइड से नीचे ले आइए। ये था तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास, जिसमें आपने आपके शरीर की मसल्स को साइड स्ट्रेच दिया है। इसके बाद अगला आसन है फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, दैट इज पाद हस्तासन। हमने जो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन किया, ये हर कोई व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ ताड़ासन करते समय जिन्हें इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो या जिनको चक्कर आ जाते हो, वो लोग ताड़ासन का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें। बाकी ये दोनों अभ्यास किसी के द्वारा भी किए जा सकते हैं। अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी, इसके बाद आप मेरे साथ करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप मुझे देखेंगे। पाद हस्तासन करते समय आपके दोनों पैर मिलाकर भी रख सकते हैं, पैरों में 2 इंच का फासला या गैप भी रख सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को आपको साइड से उठाना है। Then you have to turn your hands. इसके बाद धीरे से हाथ, अभी आप कीजिए मत, अभी आप सिर्फ देखिए। हाथों को ऊपर ले जाइए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे और झुकना है। मैं इसमें अधिक से अधिक झुक सकती हूँ, क्योंकि मेरा कई वर्षों का अभ्यास है। मैं इसमें अपने हेड को पूरी तरह से पैरों में टच कर सकती हूँ। देखिए आप, लेकिन ये स्थिति शुरुआत में सभी के लिए संभव नहीं है, तो आप जितना झुक सकते हैं आपको उतना ही झुकना है। अगर आप मान लीजिए इतना ही झुक पाते हैं तो आपको इतना ही झुकना है। सपोज आप यहाँ तक हाथ पहुंचा सकते हैं तो यहाँ पर हाथ रखिए, पर अपनी शरीर की क्षमता का ध्यान रखते हुए कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे श्वास भरते हुए अगेन यू हैव टू कम बैक एंड देन यू हैव टू ब्रिंग योर हैंड्स इनसाइड, टर्न एंड डाउन। तो आइए हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। जिन्हें कमर में दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, वो अभी ना करें। बाकी सभी कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी चल रहे हो, प्रेगनेंसी हो तो ना करें। स्टार्ट करेंगे। पैर या तो मिला के रखिए या पैरों में थोड़ा सा गैप भी रख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को उठाइए कंधों की सीध में, हाथों को धीरे से टर्न कीजिए और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर टर्न कीजिए और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना झुकिए और रुके रहिए। रुके रहिए थोड़ी देर। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए।
श्वास को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए, दोनों हाथों को ऊपर सामने से ऊपर ले जाइए, दोनों हाथों को साइड में कंधों की सीध में लाइए, देन दोनों हाथ टर्न कर दीजिए, पलट दीजिए हथेलियां नीचे की तरफ और दोनों हाथ नीचे। तो ये है पाद हस्तासन, जो आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए, आपके मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और हमने कल देखा था चेतन जी को जो 72 साल के थे लेकिन लगते नहीं थे, तो आप भी अपनी एजिंग को मेंटेन कर सकते हैं इस आसन के माध्यम से। तो अगला आसन अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन मतलब आपको कमर को आधा ट्विस्ट करना है या आधा बेंड करना है। अर्ध चक्रासन के लिए आपके दोनों पैरों में गैप रखिए आप शोल्डर जितना, कंधे जितना। इसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखिए इस तरह से जैसे मैंने रखा है। अंगूठा आपका पीठ की तरफ और बाकी उंगलियां आगे पेट की तरफ। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए ध्यान रखिए आपको पीछे झुकना है, पर आपके घुटने, आपके नीज, आपके गुड़गे मुड़ना नहीं चाहिए। दोनों घुटनों को आप सीधा रखते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकिए, जितना झुक सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़िए मत, धीरे धीरे वापस आ जाइए, सीधे हो जाइए, श्वास सामान्य। एक बार फिर से करेंगे, फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाइए, जितना मैक्सिमम जा सकते हैं जाइए। रुकिए थोड़ा सा, तुरंत वापस नहीं आना है, धीरे से कम बैक, धीरे से वापस आ जाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। और अब धीरे से अपनी जगह पर बैठ जाइए। अब करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास। बैठने के लिए अगेन आप आराम से सुखासन में बैठिए। सुखासन की स्थिति आराम से मांडी डालकर। जो हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार बैठकर किया जाने वाला सबसे पहला आसन है भद्रासन। भद्रासन ये भद्र पुरुषों का आसन है, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी आसन है। इस भद्रासन को करने से आपके थाइस पर, आपके हिप्स पर, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, इन सब पर पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारी डिटेल्स आपको करूं, लेकिन मोटे तौर पर इन सारे सिस्टम्स पर इस आसन का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ आपके मेरुदंड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए और अब दोनों पैरों को इस तरह से घुटनों से मोड़िए। घुटनों से मोड़कर दोनों पैर आपस में जोड़ लीजिए। मैं आई होप कि मैं आपको पूरी तरह से दिख रही हूँ। इसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे जितना आप अपने ग्रोइन की तरफ, नाभि की तरफ ला सकते हैं, उतना अपने नीचे अंगों की तरफ लाने का प्रयास कीजिए, जितना मैक्सिमम ला सकते हैं। और दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करके दोनों पैर के पंजों को पकड़ लीजिए। और इसके बाद कमर सीधी रखिए और दोनों घुटनों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर लगा सकते हैं, जमीन पर ला सकते हैं, उतना प्रयास कीजिए। आपको घुटनों में हलचल नहीं करना है बटरफ्लाई की तरह, सिर्फ आपको स्थिर रहना है और कोशिश करना है कि घुटने ज्यादा से ज्यादा नीचे की ओर जाएं। और आंखें बंद कीजिए और लंबा गहरा श्वसन कीजिए। अपने मेरुदंड में आने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। अपने थाइस पर, जंघाओं में, मांडी में आने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलने दीजिए। रुके रहिए कुछ देर। धीरे से आप आंखें खोलकर दोनों पैर सामने की तरफ ले आइए। लेफ्ट पैर, राइट पैर दोनों सीधे कर दीजिए। और अगला आसन करना है वज्रासन। वज्रासन वज्र के समान शरीर में अपच्य पदार्थों को, इनडाइजेस्टेबल पदार्थों को भी नष्ट कर देने वाला, पचा देने वाला आसन है वज्रासन।
इसीलिए ये एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन करने के बाद, खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसके लिए राइट पैर को आप राइट साइड से मोड़कर रखिए पीछे हिप की तरफ और लेफ्ट पैर को धीरे धीरे लेफ्ट की ओर रखिए। वज्रासन करते समय दोनों पैर आपस में मिला के रखिए आगे से, और पीछे से आपकी पैरों की स्थिति मैं बता रही हूँ वैसे रखिए। मैं आपको पीछे से भी पैरों की स्थिति दिखा रही हूँ। आपका बिग टो जो है, बड़ा अंगूठा आपस में मिला रहेगा, आपके दोनों एंकल्स बाहर की तरफ रहेंगे और आपका हिप जो है वो दोनों एंकल्स के बीच में रहेगा और आपकी कमर सीधी रहेगी। This is the ideal position of वज्रासन। कुछ देर वज्रासन में बैठिए। जिनको घुटनों में दर्द हो या फिर घुटनों का ऑपरेशन हुआ हो, लिगामेंट इंजरी हो, वो तुरंत वापस आ जाए। वे लोग उस आसन में रुकेंगे नहीं। इस वज्रासन में अगला आसन करना है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन सभी लोग नहीं कर सकते, इसलिए उष्ट्रासन का पहला या प्रीवियस या प्रिपरेटरी स्किल या प्रिपरेटरी आसन प्रोटोकॉल में दिया गया है अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाइए। घुटनों पर खड़े होने के बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। ये पैर मिला करके भी रखे जा सकते हैं, पर वो जब आप एडवांस प्रैक्टिस करने लगते हैं तब मिलाइए। शुरुआत में पैरों में गैप रखिए। इसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रख लीजिए इस तरह से, और अब श्वास भरते हुए जितना पीछे की ओर आसानी से झुक सकते हैं उतना झुकिए। कमर, घुटने से लेकर कमर तक का हिस्सा आपका सीधा रहेगा और पीछे की ओर जितना झुक सकते हैं झुकिए। धीरे से वापस, एक बार फिर से श्वास भरते हुए झुकिए पीछे की तरफ। कम बैक, धीरे से वापस, और धीरे से आप नीचे बैठ जाइए और दोनों पैरों को सामने फैला लीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठिए, दोनों पैरों में गैप रखिए, हाथों को आराम से पीछे रख लीजिए और श्वास प्रश्वास कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन के बाद तुरंत अगला आसन है उष्ट्रासन। आप थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए और तब तक उष्ट्रासन कैसे करना है वो देखिए। आप रिलैक्सेशन में बैठे हुए मुझे देखिएगा उष्ट्रासन करते हुए। इसके बाद आप और हम दोनों साथ करेंगे। अगेन उष्ट्रासन के लिए आपको वज्रासन की स्थिति में आना है। राइट पैर को राइट साइड से मोड़िए, लेफ्ट पैर को लेफ्ट साइड से मोड़कर धीरे से वज्रासन में आइए। वज्रासन में आने के बाद आपको करना है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन करने के लिए पहले आपको दोनों घुटनों पर खड़े होना है, दोनों हाथ सामने लेना है। इसके बाद दोनों पैरों को अंदर की ओर खड़ा कर लीजिए। ये बिगिनर्स के लिए दोनों पैरों की ये स्थिति होती है, और जो इंटरमीडिएट या एडवांस्ड होते हैं उनके लिए ये पैर आप फ्लैट रखकर भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बिगिनर्स की स्थिति बताने वाली हूँ। तो दोनों पैर अंदर मोड़िए। इसके बाद राइट हैंड को उठाकर आपको राइट टाच को, राइट टखने को पकड़ना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को पकड़ना है और पीछे झुकना है। ध्यान रखिए कमर पीछे की तरफ मत झुकाइए, कमर को ऊपर पुश करके रखना है और गर्दन पीछे ढीली छोड़ना है। इसके बाद धीरे धीरे वापस आना है। हाथों को एक एक करके आगे की तरफ लाएंगे एंड देन धीरे से नीचे की ओर बैठ जाएंगे और लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। जिन व्यक्तियों को हर्निया नाम की बीमारी हो उन्हें अभी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। साथ ही साथ बैक के जिनको मेजर इश्यूज हैं, हालांकि बैक बेंडिंग की जाती है, लेकिन चूंकि आप किसी विशेष बीमारी से अभी ग्रसित हैं तो आपको आसनों का अभ्यास मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए।
इसलिए मैं अभी कहना चाहूंगी कि जिन्हें बैक की कोई मेजर इश्यूज है, स्लिप डिस्क है, साइटिका है, ऐसे लोग अभी इस आसन का अभ्यास न करें और पीरियड्स के दौरान भी नहीं करना है। तो आइए करेंगे अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाइए। सबसे पहले आप वज्रासन में आइए। दोनों पैरों को मोड़कर राइट पैर राइट साइड से मोड़िए, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड से मोड़िए, वज्रासन में आ जाइए और अब घुटनों पर खड़े हो जाइए। थोड़ा सा पैरों में गैप कर लीजिए और दोनों पंजों को अंदर की तरफ मोड़िए। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने लाइए। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड राइट टच पर, राइट टखने पर ले जाकर रखिए। राइट टखने को पकड़िए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टखने को पकड़िए। इसके बाद गर्दन पीछे झुकाइए और कमर को मैक्सिमम ऊपर पुश कीजिए। कमर को ऊपर की तरफ पुश करके रखना है ताकि आपको इंटरनल प्रेशर महसूस हो सके। आपको खिंचाव, वहां पर दबाव महसूस होना चाहिए कमर में। और नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ रुके रहिए, तुरंत वापस मत आइए, रुके रहिए कुछ देर। शरीर में आने वाले खिंचाव का अनुभव कीजिए। धीरे से कम बैक, धीरे धीरे एक एक हाथ सामने लाइए और धीरे से दोनों पंजों को सीधा करके पीछे और नीचे आकर के बैठ जाइए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और लंबा गहरा श्वास छोड़िए। और अभी हमने चूंकि बैक बेंडिंग का आसन किया, पीछे झुकने वाला आसन किया, तो आसनों का नियम होता है कि अगर आप पीछे झुके तो आप आगे भी झुके, आप लेफ्ट में झुके तो आप राइट में भी झुके। और अब दोनों हाथों को बीच में रखिए और जितना आगे की तरफ आप झुक सकते हैं उतना आगे की तरफ झुकिए। आगे की तरफ जितना आप आराम से झुक सकते हैं झुकिए। आपकी पूरी कमर स्ट्रेच हो जाती है इसमें। आपकी पूरी कमर के लिए, आपके हिप जॉइंट ओपन करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस आइए। शशांक आसन मन को शांत रखने वाला आसन है। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा की भांति आपके मन को शांत करने वाला आसन है शशांक आसन। और अब मैं जो प्रोटोकॉल में लगातार वज्रासन से संबंधित आसन है, इसलिए जो लोग वज्रासन से वापस आना चाहें, घुटने दर्द करने लगे हों, वो वापस आ सकते हैं। इसी में अगला आसन है उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए आपको दोनों पैरों में इस तरह से गैप करना है जैसे मैंने किया है। जितना मैक्सिमम आप गैप कर सकते हैं, आप आपके बटक्स को, सीट को जमीन पे रख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए आपका बिग टो, आपका बड़ा अंगूठा आपस में मिला होना चाहिए और आगे से पैरों में गैप। और अब धीरे धीरे राइट हैंड को श्वास भरते हुए इस तरह से ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड की हथेली को, पाम को लेफ्ट शोल्डर के पीछे रख लीजिए। इसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उसे राइट शोल्डर के पीछे रखिए। दोनों हाथों के पीछे से कैची जैसी अवस्था है। ये आसन आपके वर्टेब्रल कॉलम के लिए बहुत अच्छा आसन है। आगे से आपके पूरे चेस्ट को एक्सपांशन मिलता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आपके हार्ट के लिए, कार्डियक आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा इसकी फाइनल स्थिति में। श्वास प्रश्वास चलने दीजिए नॉर्मल। धीरे धीरे अभी हमें वापस आना है। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड को सीधा कीजिए, सीधा कीजिए और धीरे से नीचे ले आइए
और इसके बाद राइट हैंड को पीछे से सीधा कीजिए और नीचे ले आइए। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए और दोनों पैर सामने की ओर फैला लीजिए। दोनों पैरों में गैप रखिए, दोनों हाथ पीछे रखिए और दोनों पैरों को अंदर बाहर मूव कीजिए। आपको जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल सिखाया जा रहा है, इसका अभ्यास आप सभी 21 जून के दिन, न केवल 21 जून के दिन, बल्कि आज से जब तक 21 जून नहीं आता है तब तक भी आपको करना है और 21 जून के बाद भी आपको इस अभ्यास को अनवरत बनाए रखना है। क्योंकि पिछले जो 4 सेशन हुए हैं उनमें पहला सेशन सर्व सामान्य के लिए अभ्यास का था, दूसरा सेशन जो था आपका वो प्राणायाम से संबंधित था, तीसरा सेशन वेट मैनेजमेंट से संबंधित था, चौथा सेशन योग थेरेपी से संबंधित था और आज का सेशन ऐसा है कि आपको इन सब की आवश्यकता ही ना पड़े, उससे संबंधित है। तो अगर आप इन सारी चीजों को अपने जीवन का अंग बनाएंगे, अपने जीवन का 1 घंटा इस अभ्यास के लिए निश्चित करेंगे, तो आप सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो अब हम बैठने के अभ्यास क्रम के बाद अगला अभ्यास आता है लेटकर किए जाने वाले आसनों का। प्रोटोकॉल के अनुसार पहले पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। तो आप दोनों पैरों को आराम से मोड़िए और इस तरह से, जिस तरह से मैं लेट रही हूँ, आराम से एक करवट से जाते हुए पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद अब आपको दोनों पैरों में सबसे पहले गैप कीजिए। कम से कम आराम से आपको 1.5 फीट का गैप करना है। 1.5 फीट का गैप कीजिए। इसके बाद दोनों हाथों को आगे इस तरह से रख लीजिए, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। मकर आसन है ये, रिलैक्सेशन का आसन है। एक हथेली पे दूसरी हथेली रखिए और अपने सिर को उसके ऊपर रख लीजिए। ये मकर आसन का रिलैक्सेशन का आसन है। इसमें आप देखेंगे आपकी कमर पर बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। जिस तरह से हम पीठ के बल शवासन का अभ्यास करते हैं, उसी तरह से पेट के बल मकर आसन का अभ्यास किया जाता है। धीरे से अब अगले आसन के लिए तैयार होना है, जिसका नाम है भुजंग आसन। दोनों पैरों को पीछे से मिला लीजिए और दोनों हाथों को साइड में सीधा कर दीजिए। आपकी हथेलियां जो है, पाम्स हैं फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई। आपकी हथेलियों का अंदर का भाग ऊपर की तरफ होना चाहिए और आगे से फोरहेड को जमीन पे रखिए। आगे से आप माथे को जमीन पे रख दीजिए। आपका कपाल, ललाट, फोरहेड जमीन पे रखिए और धीरे से आप दोनों हाथों को मोड़कर दोनों पाम्स को छाती के बगल में रखिए, दोनों तरफ। ध्यान रखें आपकी एल्बो सीधी ऊपर की तरफ खड़ी रहेगी। एल्बो को राइट या लेफ्ट में झुकाना नहीं है। एल्बो आपकी ऊपर की तरफ सीधी। और धीरे धीरे आप श्वास भरते हुए आगे के शरीर को, आगे से हेड, नोज, चिन, थ्रोट, नाक, छाती, गला, इन सबको ऊपर उठाइए, पर बिना हाथों पर वजन डाले। जिन सभी ने हाथों पर वजन डाल के उठा लिया है, वो हाथों का वजन हटाएं और बिना हाथों पे वजन डाले आपकी कमर की ताकत से, आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ से आप जितना ऊपर रुक सकते हैं रुकिए। फाइनल स्थिति में श्वास प्रश्वास नॉर्मल चलने दीजिए, रुके रहिए। अपना सारा ध्यान अपनी कमर में आने वाले प्रेशर पर लगाइए। ध्यान रखें दोनों पैर आपस में जुड़े रहेंगे, दोनों पैर ओपन नहीं करना है। धीरे से वापस आ जाइए नीचे। एक बार फिर से करेंगे। माथा, नाक, हनुवटी, गला, छाती, without any pressure on hands, without any support of hands.
हाथों का किसी प्रकार से सहारा न लेते हुए, हाथ सिर्फ जमीन पे रहेंगे और उन पर वजन नहीं डालना है। पूरा आपका स्ट्रेंथ, पूरा वजन आपकी बैक पर रहेगा और प्रेशर रहेगा बैक पर। श्वास प्रश्वास नॉर्मल अंतिम स्थिति में, सांस को रोकिए मत, चलने दीजिए। शरीर में आने वाले परिवर्तनों को, दबाव को, तनाव को महसूस कीजिए। धीरे से वापस फिर से मकर आसन में चले जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स इन मकर आसन। मकर आसन में आराम से श्वास प्रश्वास। और धीरे से अब अगला आसन करना है शलभासन। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए और दोनों हाथों को पीछे दोनों हाथों को पीछे दोनों हाथों को पीछे से अपनी थाइस के नीचे रख लीजिए इस तरह से। दोनों पाम्स को आपको थाइस के नीचे रखना है। आगे से आपकी चिन जमीन पर और धीरे धीरे आप पीछे से दोनों पैरों को उठाइए, जितना उठा सकते हैं आप। आगे से चिन जमीन पे रखिए। मैंने माइक की पोजीशन के कारण चिन उठा रखी है, लेकिन आप नीचे रखिए और पीछे से पैर आप जितना उठा सकते हैं उठाइए और रुकिए। सिर्फ उठाकर वापस नहीं आना है, थोड़ी देर रुकना है और आपके घुटने सीधे रहना चाहिए। धीरे से कम बैक, वापस आइए। एक बार फिर से धीरे से दोनों पैरों को उठाइए ऊपर की तरफ। दोनों हाथ थाइस के नीचे रहेंगे। दोनों पैरों को उठाइए धीरे धीरे ऊपर की तरफ। रुके रहिए। पीछे से आपके हिप्स पर, किडनीज पर आने वाले प्रेशर को फील कीजिए। पैर मिला के रखिए, घुटने सीधे रखिए और धीरे से वापस रिलैक्स इन मकर आसन अगेन। और अब धीरे से आप टर्न होकर के पीठ के बल आ जाइए। टर्न होकर के पीठ के बल आ जाइए। पीठ के बल आइए, शवासन में आइए। दोनों पैरों में गैप रखिए, आंखें बंद, लंबा श्वास, लंबा प्रश्वास। लंबी श्वास, लंबा प्रश्वास। और अब धीरे से दोनों पैर आपस में मिलाइए। दोनों हाथों को शरीर के पास रखिए और अब आपको करना है बहुत कठिन आसन और दिखने में बहुत सरल आसन। आपको दोनों पैरों को 45 डिग्री पर, जमीन से ऊपर 45 डिग्री पर उठाकर रुकना है। फाइनल स्थिति में ये ध्यान रखना है कि आपकी कमर बीच से नहीं उठना चाहिए, आपकी कमर में कर्व नहीं बनना चाहिए। धीरे से दोनों पैर उठाइए 45 डिग्री। आप सब मुझे देख सकते हैं 45। इस आसन में पेट के ऊपर मैक्सिमम दबाव, बल्कि पेट से ज्यादा आपकी इंटेस्टाइन पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पेट ढंग से साफ नहीं होता है, उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद आसन है। साथ ही साथ जो पैक्स आप बनाते हैं, 6 पैक्स की बात करते हैं, उसके लिए भी ये आसन बड़ा इंपॉर्टेंट आसन है। आपके पेट में जमा अतिरिक्त चर्बी को अंदर डाइल्यूट करने का प्रयास करता है। धीरे से वापस आ जाइए।
लंबा श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी सांस लेकर के छोड़िए। और अब करना है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में दोनों पैरों को 90 डिग्री पर, अभी आपने 45 उठाया था, अर्ध हलासन में आपको पूरा 90 डिग्री पर पैरों को उठाना होता है। और फाइनल स्थिति में आपके पैर घुटनों से सीधे रहना चाहिए और श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में रखें। धीरे से पैर मिलाइए। धीरे से दोनों पैरों को एक साथ उठाना है, परंतु जो लोग एक साथ नहीं उठा सकते हैं वो लोग एक एक करके या पैरों को घुटनों से मोड़कर भी पैर उठा सकते हैं। जो लोग सीधा सीधा पैर उठा सकते हैं वो धीरे धीरे पैर 90 डिग्री पर उठाइए। घुटने सीधे रखिए और दोनों अंगूठी उंगलियों को ऊपर आकाश की ओर तान कर रखिए। Your toes should be pointed towards sky. आपके कंधों को शिथिल कीजिए। फाइनल स्थिति में कंधे ऊपर उठ जाते हैं, कंधों को रिलैक्स कीजिए। सारा ध्यान अपने एब्डोमिनल रीजन पर, पेट पर लगाकर रखिए और श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ पेट पर आने वाले दबाव को महसूस करना है। धीरे धीरे वापस आ जाइए। बिल्कुल धीरे धीरे, झटके से बिल्कुल नहीं आना है। जो सीधे पैरों को वापस नहीं ला सकते हैं वो घुटने मोड़कर वापस आ जाए। नीचे आने के बाद शवासन, लंबा श्वास प्रश्वास, पूरी लंबी सांस लेकर छोड़िए। और अब अगला आसन, लास्ट आसन आज का, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मिलाइए आपस में, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए और घुटनों को छाती की तरफ लेकर के आइए। दोनों हाथों से घुटनों को पैक करके, जितना पैक कर सकते हैं कीजिए, जितना टाइट पैक कर सकते हैं कर लीजिए। इसके बाद धीरे से, जिनकी गर्दन में दर्द है, स्पॉन्डिलाइटिस है या और कोई गर्दन से रिलेटेड वर्टाइगो है, वो लोग नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग अपनी गर्दन उठा सकते हैं और चिन को दोनों घुटनों तक ले जाने का प्रयास कर सकते हैं, लाइक दिस। अंतिम स्थिति में रुके रहिए। श्वास प्रश्वास चलने दीजिए, वापस नहीं आना है तुरंत। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दीजिए अंतिम स्थिति में। धीरे से सबसे पहले गर्दन नीचे लाइए, गर्दन नीचे लाइए और धीरे से आप दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा कर दीजिए। रिलैक्स इन शवासन। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला रखिए, गैप रखिए। दोनों हाथ शरीर से 3 से 4 इंच की दूरी पर रखिए। आंखें बंद कर लीजिए। गर्दन को आप ढीला लेफ्ट या राइट की तरफ, जैसे जिस स्थिति में आप ढीला रिलैक्स फील करते हैं उस स्थिति में छोड़ दीजिए और लंबी गहरी श्वासें चलने दीजिए। शवासन का अभ्यास करना है अभी हमें। शवासन की स्थिति में शरीर के सारे अंगों को, सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स छोड़ देना है। दोनों पैरों के पंजे, योर फीट, दोनों एंकल्स, आपके दोनों टाच, टखने रिलैक्स छोड़िए। दोनों पिंडलियां, काफ मसल्स या पोटरी रिलैक्स छोड़िए। दोनों घुटने या गुडगे या नीज should be relaxed. Your thighs, दोनों मांडी एकदम रिलैक्स। दोनों हिप का एरिया, हिप का पूरा एरिया, हिप मसल्स, नितंबों के आसपास का पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र एकदम ढीला छोड़िए। महसूस कीजिए आपके दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं।
पैरों से ऊपर आपकी पूरी कमर, आपके पीठ का पूरा भाग, हिप जॉइंट से लेकर शोल्डर जॉइंट तक आपकी पूरी पीठ एकदम रिलैक्स। आगे से आपका पूरा पेट, आपकी पूरी छाती, आपके शोल्डर्स and your complete hands totally relaxed. महसूस कीजिए आपकी पूरी चिन अर्थात आपकी हनुवटी, आपका पूरा फेस, फेस में आपकी चीक्स, गाल, दोनों आंखें, पूरा फोरहेड, नाक, कान, सब कुछ रिलैक्स हो गया है। आपका पूरा फोरहेड और फोरहेड से ऊपर आपका पूरा हेड, आपका पूरा सिर का भाग एकदम रिलैक्स। आसन करने के बाद आपकी श्वासों में कहीं भी उथल पुथल या जिसको कहना चाहिए एबनॉर्मलनेस नहीं होना चाहिए। और यही आसनों या योगासनों और दूसरी एक्सरसाइज के बीच मेन डिफरेंस है कि एक्सरसाइज के बाद आप एक्सर्शन महसूस करते हैं, लेकिन आसनों के बाद आप रिलैक्सेशन महसूस करते हैं। और अब धीरे से अपनी जगह पर उठ करके बैठना है। उठ के बैठने से पहले सबसे पहले दोनों हाथों को आपस में रब कर लीजिए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, रब कीजिए, आपस में रगड़िए और दोनों हाथों को आंखों पर रखिए। आंखें हाथों के अंदर खोलकर धीरे से हाथ नीचे लाइए और राइट करवट की तरफ टर्न करके धीरे से उठ करके बैठने की स्थिति में आ जाइए। धीरे से वापस आ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। शरीर की स्थिति सुखासन में, हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में और लंबा गहरा सांस चलता रहेगा। अपने चेस्ट की मूवमेंट को, अपने एब्डोमिनल रीजन को जो हमने प्राणायाम में सीखा था, महसूस करते हुए पूरा श्वास विश्वास का क्रम चलने दीजिए। लॉन्ग डीप इनहेल, लॉन्ग डीप एक्सहेल। और अब हम प्राणायाम कम जाते हैं। हठ योग में आसनों के साथ साथ शरीर के शोधन के लिए देखिए, जब हम नहाते हैं, साबुन से अपने शरीर को रगड़ते हैं, पानी डालते हैं, तो हम शरीर की बाहर से सफाई या धुलाई करते हैं, लेकिन उसी तरह से शरीर की अंदर से धुलाई होना जरूरी है, क्योंकि शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और आयुर्वेद के अनुसार जब इन तीनों दोषों का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति या बीमारियों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। शोधन क्रियाओं के माध्यम से आप अपने शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाकर रखते हैं और शरीर में जमा हुआ अतिरिक्त कफ, अतिरिक्त पित्त और वायु दोष, इन तीनों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो शुद्धि क्रियाएं मूल रूप से 6 हैं, जिनके नाम है नेति, धौति, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति। तो जनरल या सामान्य व्यक्ति के बीच में कपालभाति जो एक प्राणायाम के रूप में प्रसिद्ध है, वह वास्तव में एक शुद्धि क्रिया है। यह शुद्धि क्रिया आपके शरीर में वायु दोष के संतुलन के लिए, साथ ही साथ आपके
कपाल की शुद्धि के लिए। और कफ, कपाल की शुद्धि से मेरा तात्पर्य है कि आपके शरीर में कफ से संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, वात संबंधित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कपालभाति का अभ्यास करते समय कुछ ध्यान भी रखना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या उच्च रक्तचाप की शिकायत है, वो कपालभाति अभी ना करें, क्योंकि कपालभाति में रैपिड एक्सेलेशंस या तीव्र गति से श्वास छोड़ने का अभ्यासक्रम होता है। इसको हम मैन्युअली, आर्टिफिशियली धीमे धीमे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो जनरल प्रोसीजर है उसमें मध्यम गति के साथ हमें श्वास छोड़ना है और लगातार श्वास केवल छोड़ते जाना है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले अभी नहीं करेंगे। इसके अलावा जिनको हार्ट का कोई इश्यू है या हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, वे भी इस अभ्यास को नहीं करेंगे। पीरियड्स वाले नहीं करेंगे, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं करेंगी, पेट से संबंधित कोई मेजर ऑपरेशन रिसेंटली हुआ हो वो भी नहीं करेंगे। जिन्हें पेट में अल्सर की शिकायत हो वो भी इस अभ्यास को अभी नहीं करेंगे। तो बाकी व्यक्ति अभी इस अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास को करते समय आप देखिए, आसन की स्थिति आप सुखासन रखिए। वैसे मैंने बताया इसको वज्रासन में, पद्मासन में भी किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए सबसे कंफर्टेबल आसन है सुखासन। तो सुखासन की स्थिति में कमर सीधी रखते हुए अपना ध्यान पेट की तरफ लाना है और इसके बाद आपको लगातार श्वास छोड़ते जाना है। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते जाएंगे आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। जितनी बार आप श्वास छोड़ेंगे उतनी बार पेट अंदर की ओर जाएगा। आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि श्वास भरना कब है? तो श्वास बीच में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर श्वास लेने का कार्य ऑटोमेटिक इस बीच में कर लेगा। तो आपको केवल अपना ध्यान श्वास छोड़ने पर लगाना है। अपना ध्यान लगाइए अपने पेट पर और आंखें बंद, दोनों हाथों को सहज स्थिति में घुटनों पर रखिए और अब नॉर्मल ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। नॉर्मल ब्रीथ और अब धीरे से श्वास छोड़ना शुरू कर दीजिए। आप सुन सकते हैं जैसे जैसे मैं श्वास छोड़ती हूँ तो ये स्ट्रोक्स कहलाते हैं। ये एक स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअस करते जाना है और 30 स्ट्रोक करना है। 30 strokes you have to perform. Let's start. अपने स्ट्रोक्स पर चेक बनाकर रखिए। 30 होने के बाद आपको रुक जाना है। धीरे से रुक जाइए सभी। थोड़ा सा बीच में गैप लीजिए, रेस्ट लीजिए और अब अगेन स्टार्ट करना है सेकेंड राउंड। अगेन आपको 30 स्ट्रोक्स परफॉर्म करना है। शुरू करेंगे सभी। कपालभाति करते समय कुछ लोगों के कंधे हिलते हैं, कंधों को नहीं हिलाना है। शरीर स्थिर रखते हुए आपको केवल आपके एब्डोमिनल रीजन से, आपके उदर के भाग से मूवमेंट करना है। स्ट्रोक होने के बाद धीरे से रिलैक्स, आराम से श्वास प्रश्वास कीजिए। और अब शुद्धि क्रियाओं के बाद करना है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम में सबसे बेसिक प्राणायाम जो हमने प्राणायाम सेशन में सीखा था, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या जिसे
नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम योग की मान्यता के आधार पर शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन नाड़ियों में युक्त मल को दूर करने के लिए, नाड़ियों को दोष रहित बनाने के लिए ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का विधान किया गया है और इसके बाद दूसरे प्राणायाम का अभ्यास करने का निर्देश किया गया है। तो सबसे पहले हमें करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम या ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। इस प्राणायाम में आपको लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना है। ये हुआ आपका एक राउंड। ऐसे हमें 3 राउंड करना है। तो नाड़ी शोधन के लिए सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को घुटने के ऊपर ज्ञान मुद्रा अर्थात आपका अंगूठा और तर्जनी आपस में मिले रहेंगे, बाकी तीनों उंगलियां सीधी। और राइट हैंड को ऊपर उठाइए, आप दोनों और ध्यान दीजिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। फर्स्ट 4 फिंगर्स को आप फोल्ड कीजिए, इसके बाद और फोल्ड कीजिए और लास्ट की दोनों फिंगर को आप सीधा कर दीजिए। प्रणव मुद्रा या विष्णु मुद्रा हमने सीखा था उस दिन। और अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट की ओर से श्वास भरिए सभी। 1, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, पूरा चेस्ट एक्सपांशन तक श्वास लीजिए। श्वास लेने के बाद धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए दोनों उंगलियों से और राइट की ओर से श्वास छोड़िए। धीरे धीरे राइट की ओर से श्वास लीजिए और धीरे धीरे लेफ्ट की ओर से सांस छोड़िए। 1, लेफ्ट की ओर से श्वास भरिए अगेन, लंबा श्वास छाती फैलाते हुए पूरा श्वास। 2, राइट की ओर से श्वास छोड़िए, पूरा श्वास छोड़िए। 3, धीरे धीरे राइट की ओर से श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास। 4, लेफ्ट की ओर से श्वास छोड़िए। आपका श्वास छोड़ना अर्थात प्रश्वास आपकी श्वास लेने की दर से दुगना होना चाहिए। अगेन लेफ्ट की ओर से श्वास लीजिए। 5, inhale from left. 6, exhale from right. 7, inhale from right. 8, exhale from left. 9, inhale from left. 10, exhale from right. Complete exhale. Double of your inhalation. 11, inhale again, long inhale. 12, exhale from left side, long exhale. धीरे से हाथ नीचे ले आइए, हाथ ध्यान मुद्रा में रख लीजिए। प्रोटोकॉल के अनुसार पहला प्राणायाम नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है। उसके बाद अगला प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम का अभ्यास अभी हम नहीं करेंगे। शीतली प्राणायाम में मुख से, आपके माउथ से इनहेल किया जाता है, इसलिए अभी इस प्राणायाम को हम अवॉइड करेंगे। हम अगला प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कान बंद कर दिए तो आप आगे के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुन पाएंगे। तो आपको दोनों अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। कृष्ण आपको भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। इसके बाद पहली उंगली से, अभी मत कीजिएगा नहीं तो आप मुझे सुन नहीं पाएंगे। देख लीजिए, पहले अंगूठे से आप कानों को बंद करेंगे। पहली उंगली आप आंखों पर रखेंगे। दूसरी उंगली से आपको नासिका के पास रखना है। इसके बाद तीसरी उंगली अनामिका आपको घुटनों पे रखना है और चौथी उंगली आप चीख पर सामान्य रूप से रखेंगे। इस मुद्रा को बनाने के कई तरीके हैं, तीनों मुद्राएं हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि आप फर्स्ट फिंगर से आईज क्लोज करें, सेकंड से नॉस्ट्रल क्लोज करें, थर्ड से लिप्स क्लोज करें और फोर्थ को चिन पे स्किन पे रखें। इसी तरह से कई जगह आपको ये अभ्यास भी मिल सकता है जिसमें आप तर्जनी उंगली को आईब्रो से ऊपर रखते हैं और बाकी की 2 फिंगर्स आप आईज पर रखते हैं और लास्ट फिंगर आप चीक्स पर रखते हैं। इस तरह से भी इसका अभ्यास किया जाता है। और कई जगह पर आपको ऐसा भी अभ्यास मिलेगा जिसमें आप अंगूठे से कान को बंद करके फर्स्ट फिंगर ऊपर रखते हैं और बाकी की शेष उंगलियां इस तरह से रखते हैं। ये सभी अभ्यास मूलतः एक ही प्रकार के अभ्यास हैं, लेकिन जो हठ प्रदीपिका में जो हमारे ग्रंथ हैं, प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनके आधार पर हमें अपनी आंखों को, नासिका को और स्किन को और अपने दोनों लिप्स को इस तरह से उंगलियां रख करके षण्मुखी मुद्रा इसे कहते हैं, इस मुद्रा में अभ्यास करना है। तो आइए अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। अंगूठे से आप दोनों कानों को बंद कर लीजिए। पहली उंगली आप अपनी आंखों पर रखिए। दूसरी उंगली आप नासिका के पास रखिए। तीसरी उंगली आप दोनों हाथों की रखना है। मैं एक ही हाथ से दिखा रही हूँ पर आपको दोनों हाथों से करना है, बिकॉज आई एम होल्डिंग माइक इन माय वन हैंड। तीसरी उंगली जो है आपकी होठों पर रहेगी और लास्ट उंगली आपकी जो है वो चीक पर रहेगी। और अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। श्वास भरिए सभी, लंबा श्वास and start humming sound. पांच बार अभ्यास करिए। लंबा श्वास, 7, लंबा श्वास और प्रश्वास। 5 बार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए और इसके बाद धीरे से हाथों को नीचे लाकर ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए। और अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब करेंगे ओम शब्द का उच्चारण और आज के सत्र का समापन करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार प्राणायाम के बाद, भ्रामरी प्राणायाम के बाद आपको ध्यान का अभ्यास करना है और संकल्प लेना है और इसके बाद सत्र का समापन करना है ओम चैंटिंग के साथ, ओम शब्द के उच्चारण और प्रार्थना के साथ। तो
शब्द का उच्चारण करेंगे, श्वास भरिए and start. Again, श्वास भरिए and start. एक बार फिर से श्वास भरिए and start. आंखें बंद रखिए, अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों पर लाइए और अब प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। शांति प्रार्थना के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे हम। दोनों हाथों को जोड़ करके चेस्ट के सामने लाइए और प्रार्थना मेरे पीछे दोहराएंगे आप। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। धीरे से दोनों हथेलियां आपस में रगड़िए, रब कीजिए दोनों हाथों की हथेलियों को और धीरे से इसके बाद दोनों हथेलियां आंखों पर ले जाकर रखिए। आंखों को खोलिए, बंद कीजिए हथेलियों के अंदर और धीरे से चेहरे की मालिश करते हुए हाथ नीचे ले आइए। अपनी श्वासों पर, श्वासों की गति पर अपना ध्यान ले आइए और अब आगे के कार्यक्रम के लिए सचेत हो जाइए। Now I hand over the mic to respected President आदरणीय श्री किशोर जी शितोड़े सर। आदरणीय किशोर जी शितोड़े सर। धन्यवाद आरती, बहुत सुंदर। आपके इस सत्र के लिए दर्शकों, योग साधकों से पूरा चार्ट बॉक्स में प्रशंसाएं, बहुत ढेर सारी प्रशंसाएं दर्शकों से आई है। सच में मैंने कहा था, वैसे आरती जी का ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगा हो, इन सभी विषयों पर विशेष प्रभुत्व आरती जी का है और आरती जी ने अपने जीवन में इस योग साधना को जीवन शैली बनाकर बहुत इस विषय का, योग शास्त्र का प्रचार प्रसार करने की एक निर्णयपण अपने जीवन के लिए कर लिया है। मंडळी, आपण या सत्राला खूप छान प्रतिसाद दिला। थोडासा उशीर झाला, पण आपण पाहिलं असेल की या सत्राने एक सगळ्यांनाच पुन्हा नवचैतन्य आणि एक वेगळाच ताजेपणा आलेला आहे। अनेक सारे प्रश्न आहेत, खरं म्हणजे आरतीजींना प्रश्नही उत्तर करायची होती, पण आता आपल्याला वेळ नाही। पुन्हा आरतीजींना घेऊन आपण तुमच्या समोर येऊच। यानंतर या सत्रानंतर आपल्याला प्रमाणपत्र, या कार्यशाळेत आपण सहभागी झाल्याबद्दलचं एक प्रमाणपत्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, क्रीडा भारती आणि योगा अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन कडून आम्ही देणार आहोत आणि या 5 दिवसांच्या लिंक अनेकांना पाहिजेत, तर त्या संदर्भातली मी माहिती आपल्याला सांगू इच्छितो। तत्पूर्वी
मित्रांनो, ही सगळी कार्यशाळा आपल्यापर्यंत अतिशय चांगल्या प्रकाराने पोहोचवण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी यामध्ये सहभाग दिलेला आहे असे आमचे मार्गदर्शक, योगशास्त्र आणि क्रीडा विषयाचे चिंतक असलेले उदयजी कहाळेकर, संजयजी केणेकर, राजेंद्रजी वाणी, चंद्रकांतजी पांडे, प्रज्ञाताई तल्लार, ऍडव्होकेट मानसी घाणेकर, संदीप जगताप, सुवर्णा सुभाषजी, गणेश जहागीरदार, रवींद्र देशपांडे, विमलताई तळेगावकर, विजय खाचने सर, रणजित पाटील, सौरभ कुलकर्णी, आशिष देशपांडे, या सगळ्यांनी प्रचंड मेहनत घेतल्यामुळे ही कार्यशाळा आपणापर्यंत पोहोचू शकली. त्यामुळे त्यांची कृतज्ञता मानणं आवश्यक आहे. अनेक वेळा आम्ही कमी पडलो. आम्ही रजिस्ट्रेशनसाठी आपल्याकडे फॉर्म पाठवले होते आणि एवढे दर्शक आलेले आहेत की आरतीजे आजही आजच्या सगळ्या चॅटबॉक्स मध्ये आपण बघाल तर गोवा, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू अशा ठिकाणाहून आजच्या या 5 दिवसांच्या सत्रांना दर्शक लाभलेले आहेत. आम्हाला आनंद वाटतोय की आपण सर्वांनी प्रतिसाद देऊन आमचा उत्साह वाढवलेला आहे. तत्पूर्वी मी आजच्या या सत्राचं समारोप करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य, माझे सहकारी डॉक्टर फुलचंद सलामपुरे सर 1-2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करणार आहेत. फुलचंद सलामपुरे सर यांनी फीडबॅक फॉर्म भरून द्यायचं सर. फीडबॅक फॉर्म भरून द्यायचं प्रत्येकाला. हो हो हो. यांनी कुस्ती खेळामध्ये या विद्यापीठासाठी पहिलं राष्ट्रीय पदक विजेते ते राहिलेले आहेत आणि ऍथलेट, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट अशा विविध खेळांच्या संघटनांच्या पदांवर राहून ते खेळ या विषयाची सेवा कायम करत असतात. संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयात ते असोसिएट प्रोफेसर आहेत. मी डॉक्टर फुलचंद सलामपुरे सरांना विनंती करतो त्यांनी 2 मिनिटात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. विद्यापीठ क्रीडा भारती आणि योग वेलफेअर यांचे अध्यक्ष किशोरजी शितोळे सर यांनी हा विषय योगा, आम्ही सर्व क्रीडा संघटनांचा हा विषय आहे खरं तर, परंतु शितोळे सरांनी आम्हा सर्व क्रीडा संघटनांच्या बाबतीत मार्गदर्शन, खरं म्हणत हा विषय आम्ही क्रीडा संघटनांनी घ्यायला पाहिजे होता, पण आम्ही न घेता शितोळे सरांनी पुढाकार घेऊन आम्हा सर्वांना आणि क्रीडा संघटनेला हे एक उत्तेजित केलं. आजच्या ह्या धावपळीच्या जीवनात म्हणजे महामारीच्या प्रसंगात ही आपल्याला हा विषय सुचला सर. आणि विशेषतः आरती पाल मैडम ने जो हमें सरल और आसान भाषा में और प्रैक्टिकली करके बताया, मैं इसलिए उनका बहुत बहुत आभारी हूं. मी औरंगाबाद विविध क्रीडा संघटना, औरंगाबाद ऑलिम्पिक संघटना आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने किशोर शितोळे सरांचे खूप खूप आभार मानतो सर. धन्यवाद फुलचंदजी. धन्यवाद. सगळे मिळून या कार्यासाठी कार्यरत राहूयात. विद्यापीठ आपण सगळ्यांनीच खूप जणांपर्यंत पोहोचण्याचा विषय, आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजींनी जे आवाहन केलेलं आहे, तर हा योग आपण प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्यरत असलो पाहिजे. आरतीजींनी आज शिकवल्याप्रमाणे मला खात्री आहे की आपण सगळेच जण आपल्या कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याला या योगाचा आपल्या जीवनशैलीमध्ये अंतर्भाव करण्यात प्रवृत्त करू आणि 21 जून नव्हे तर आजपासूनच नियमित आपण योगाच्या या साधनेमध्ये जोडले जाऊया. आज मंडळी, ह्या 5 दिवसांचे व्हिडिओच्या लिंक आपणाला सगळ्यांना हव्या आहेत. अनेकांची मागणी त्यातून आहे. तर या आम्ही उद्यापर्यंत योगा अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशन या फेसबुक पेजवर अपलोड करीत आहोत. त्याचबरोबर आपण 5 दिवस या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालेला आहात आणि याकरता आम्ही आपणास वचन दिलं होतं की आम्ही आपल्याला सर्टिफिकेट या तिन्ही संस्थांच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, क्रीडा भारती आणि योगा अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनच्या वतीने हे देणार आहोत. त्याकरिताचा
एक फीडबॅक फॉर्म या आमच्या फेसबुक पेजवर असेल. त्याची लिंक आम्ही आपल्याला नाही पाठवू शकलो, आपल्याला मिळाली नाही, तर आपण या फेसबुक पेजवर संपर्कात राहा. तो फॉर्म आपण भरून दिलात तर आपल्याला ई सर्टिफिकेट आपल्यापर्यंत आम्ही पोहोचू. आणि आज हा समारोप नसून ही या कार्यशाळेचा समारोप आहे, पण योगशास्त्र या विषयासाठीचं चिंतन प्रवास आपण सगळे मिळून एकत्र मिळून करूया. योगशास्त्र हे केवळ, मी पुन्हा सांगेन की फक्त केवळ योग नसून शरीर, मन, आत्मा या तिन्हींना जोडून समाजामध्ये एक सकारात्मकता निर्माण करणारे शास्त्र आहे. प्रचंड मोठा याचा व्याप आहे. आपण याचं कणभरही अजून पाहिलेलं नाहीये, पण सोबत राहून या विषयाची साधना करत राहू. आम्ही सगळेजण यासाठी प्रयत्नात राहू. या कार्यशाळेमध्ये काही आमच्याकडून त्रुटी राहिल्या असतील, तांत्रिक अडचणी आल्या असतील, तर मी आपणा सर्वांची क्षमा मागेन. पण आपल्या सूचना जरूर आमच्यापर्यंत पोहोचवाव्यात. पुन्हा आपल्या समोर येताना आम्ही चांगल्या प्रकाराने परत येऊ शकू, यासाठी आपल्या सूचनांचं स्वागत राहील. मी आमच्या योगा अँड स्पोर्ट्स वेलफेअर असोसिएशनचे ट्रस्टी चंद्रकांतजी पांडे सर यांना विनंती करेन, त्यांनी आजचं आभार प्रदर्शन करावं. चंद्रकांतजी पांडे सर. आज इंटरनेट मध्ये शहरामध्ये खूपच अडचण आहे. आमचे संजयजी केणेकर पण शुभेच्छा द्यायला येणार होते, परंतु इंटरनेटच्या अडचणीमुळे आज अनेक जण जोडल्या जाऊ शकलेले नाहीत. त्यांनी SMS द्वारे आपणा सर्वांना शुभेच्छा आणि आपल्या सूचनांची मागणी केलेली आहे. संजय केणेकरांचं आभार मानतो. चंद्रकांतजी पांडे सर. ओके सर, आवाज आला? योग स्पोर्ट्स अँड बोला. योग स्पोर्ट्स अँड वेलफेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष श्री किशोरजी सुतोळे सर व सचिव आरतीताई पाल यांच्या अथक प्रयत्नातून योग धारा कार्यशाळेचे आयोजन अतिशय यशस्वीरित्या पार पाडले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ योगशास्त्र विभाग, क्रीडा भारती यांचा पण सहयोग महत्वपूर्ण ठरला. आमच्या संस्थेच्या सचिव डॉक्टर आरती पाल यांनी चितोळे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली CEO ची जबाबदारी अतिशय उत्कृष्टरित्या पार पाडली. संपूर्ण देशातून नामांकित योग गुरुचे मार्गदर्शन आपणास मिळवून दिले. शिवाय आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत 5 दिवस सुमारे 3,500 लोक योग साधक यांनी याचा लाभ घेतला. शिवाय आम्हा सर्व विश्वस्ताकडून व क्रीडा भारतीच्या विश्वस्ताकडून अतिशय खुबीने आरतीताई यांनी कामे करून घेतलीत. प्रामुख्याने चितोळे सर, संजयजी केणेकर, क्षीरसागर मॅडम, डॉक्टर संदीप जगताप, श्रीयुत उदय काका काळेकर, श्रीयुत राजेंद्रजी वाणी, श्री विजय खाचने, मालतीताई, प्रज्ञाताई, मानसीताई, इतर सर्वच विश्वस्तांची यामध्ये प्रामुख्याने सहभाग होता. सर्वांची नावे इथे मी घ्यायला पाहिजेत, परंतु तेवढा वेळ नाही. आता आज आधीच उशीर झालेला आहे. 5ही दिवसाचे योगधाराचे विषय चांगले होते, परंतु यातील वेट लॉसचा विषय श्री चितोळे सरांनी आवर्जून घ्यायला लावला. चितोळे सर, तुमचे व संजयजी केणेकर साहेबांचे सर्वच क्षेत्रात वजन वाढत आहे. ते असेच वाढत राहो ह्या आमच्या शुभेच्छा आहेत. त्यामुळे शारीरिक वजन वाढीकडे थोडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल. योगधारा कार्यशाळा रोज शुभेच्छा देताना अनेक मान्यवर उपस्थित होते. आज श्रीयुत मानसिंग बापू पवार, दाजी जाधव, डॉक्टर फुलचंद सलामपुरे, श्री संजयजी केणेकर आदी मान्यवरांनी आपल्या कार्यक्रमासाठी वेळ काढला. त्याबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार. किंवा योग शास्त्रात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाल्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार. शेवटी आमच्या संस्थेच्या सचिव श्री आरतीताई पाल यांचे कौतुक करण्यासाठी माझ्याकडे जास्त शब्द नाहीत. हॅट्स ऑफ टू हर. धन्यवाद. धन्यवाद चंद्रकांतजी. आपण म्हणाल्याप्रमाणे खरोखरच या कार्यशाळेचं आयोजन करता करता आयोजकांचेच योगासनं करण्याची राहून गेलीत. त्यामुळे वजन वाढलेलं आहे. मी पूर्ण कॅमेरा दाखवत नाही, पण आपण सगळेजण योगा करून सुदृढ होऊयात. वजन सर्व क्षेत्रात वाढायला ना. जी, आरती पाल यांनी खरोखरच ही कार्यशाळा आणि वक्त्यांसाठी अतोनात मेहनत घेतलेली. आपल्याला अभिमान आहे. आरती बहन आपल्या सोबत
जोडलेल्या आहेत म्हणून. मंडळी, सर्वांना आरोग्यपूर्ण, सुंदर आणि सशक्त जीवनशैलीसाठी शुभेच्छा. धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात. फीडबॅक फॉर्म भरून द्याल, आपल्याला प्रमाणपत्र आम्ही देऊ.